हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 2011 से आज तक जितने भी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सभी को सेट बाय सेट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छे से समझकर हल कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीटेट में ईवीएस के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 3 जो कि 18 नवंबर 2012 को पूछे गए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 3 को। जब भी दोस्तों आप लोग अगर सीटेट का एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न जो हैं वो भाग 3 और प्रश्न नंबर 61 से लेकर 90 तक देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक एक करके सभी को हल करने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। क्या सहायता करेगा? पर्यावरण की कक्षा में अगर बच्चों लोगों को कविता और कहानियां का बताएंगे तो क्या उसको सहायता कर सकता है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाना। ऐसा थोड़ी ना कि कहानी हम और कविता उन लोगों को सुनाएंगे तो आनंद उन लोगों को मजा आएगा, मजा आने के लिए तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने। हाँ, ये हो सकता है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की जितनी भी प्रकृति है उसको बच्चे खोजें, उसके बारे में कल्पना करें, ये हो सकता है। चलिए तीसरा ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृति विविधताओं का ध्यान रखने। ऐसा तो है ना, उसका भाषा और संस्कृति की विविधताओं को ध्यान रखना है कि हाँ ये भाषा ऐसा बोला जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। ऐसा थोड़ी ना कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे तो बच्चा लोग का ऊर्जा जो है वो एनर्जी जो है वो सही दिशा में जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 62 में। क्वेश्चन में 62 में पूछा गया था बच्चों, संयोगात्मक अधिगम मतलब साथ में अधिगम। संयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी, पुराने और अधिक दक्ष मतलब समझदार जो विद्यार्थी था, सीखे हुए या पहले से पढ़े हुए हैं विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। क्या बोल रहा है? संयोगात्मक मतलब ग्रुप में अध्ययन में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, मतलब लर्निंग करते हैं। किस लिए? चलिए देख लेते हैं। समूह में द्वंद्व गहन प्रतियोगिता करने के लिए। ऐसा तो नहीं है उस बीच में कभी प्रतियोगिता तो नहीं करेंगे बच्चा लोग में कभी प्रतियोगिता करवाना ही नहीं है, बच्चा लोग में कभी प्रतियोगिता नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ उच्च नैतिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, उच्च उपलब्धता या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराने और अधिक दक्ष वाले विद्यार्थी हैं उसको छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। किस लिए? तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के लिए ऑप्शन नंबर तीसरा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 63 में। क्वेश्चन में 63 में पूछा गया था बच्चों, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। सीमा नाम की एक लड़की है जो प्रत्येक पाठ को रटकर मतलब तुरंत रटती है और तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, मतलब थोड़ा सा मंथन करती है उस पर, उसको समझती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है। दो लड़की है, सीमा जो है वो रटकर तुरंत याद कर लेती है और लीना जो थी वो दिमाग से सोचकर उसको पढ़कर समझती है। और ये बोल रहा है यह जो है वो विकासात्मक सिद्धांत के किस ओर संकेत करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा ऑप्शन में निरंतरता, तीसरा ऑप्शन में अंतर संबंध और चौथा ऑप्शन में व्यक्तिक विभिन्नता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिक विभिन्नता। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं वो रट कर याद कर लेते हैं और कोई कोई व्यक्ति जो होते हैं वो समझ कर याद करते हैं। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? तो ये व्यक्तिक विभिन्नता की ओर संकेत कर रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। दोस्तों, अगर आप लोग ईवीएस क्या सीटेट के कोई भी प्रश्नों को हल कीजिएगा तो ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। सभी ऑप्शन को एक बार अच्छा से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ही
नेगेटिव ऑप्शन जो है वो खुद कट जाएंगे और सही ऑप्शन आप लोग आराम से चुन सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। निम्नलिखित समूह में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर के कारण फैलता है। कौन सा हो जाएगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसका तो बच्चों यही सही आंसर हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है, मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है और चिकनगुनिया जो है वो भी मच्छर से फैलता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीमारी से हर बार आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी बीमारी होते हैं, मलेरिया, फिर चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, ये सबको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है बच्चों, सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। मतलब सांप के संदर्भ में, मतलब सांप के बारे में कौन सा कथन सही बताया गया है। चलिए करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। एकदम सही। ध्यान रखिएगा, कभी भी सांप से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, नाग, जिसको बोलते हैं कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। नाग और कोबरा, नाग या फिर कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। हाँ, यह जहरीला सांप है। 2 ऑप्शन अभी तक हम लोग पढ़े। सबसे पहले हम लोग जाने कि जहरीले सांप कितने प्रकार के होते हैं। जहरीले सांप जो है वो दुनिया में केवल 4 प्रकार के होते हैं। और दूसरा ऑप्शन में लिखे हैं नाग, कोबरा, जिसे बोला जाता है जहरीले सांपों का एक प्रकार। ये भी सही है। चलिए 2 ऑप्शन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का 2 और ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये एकदम गलत। कभी भी आप देखे होंगे तो सांप में केवल 2 दांत होता है। सांप में केवल 2 को जहरीला दांत होता है और यहाँ क्या बोल रहा है, 4 खोखले दांत होते हैं। 4 खोखला दांत नहीं होता है, केवल 2 दांत होता है। ये तो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। एकदम सही। सांप के काटने की जो दवा है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। देखिए तो कहां पर है ए, बी, डी? ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 3 ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम किस तरह का होता है? चलिए देख लेते हैं। अच्छा गंध, ये तो सबसे पहले गलत। पेट्रोलियम कभी अच्छा महकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। ये तो नहीं है ना, बिना गंध। ऐसा तो है ना कि पेट्रोल जो है वो महकता नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, बदबूदार, गाढ़ा भी होता है, गहरे रंग का भी दिखता है। एकदम सही। ये इसका हो जाएगा सही आंसर। बदबूदार मतलब बदबू जैसा महकता है, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल है। कौन सा? पेट्रोल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे ईवीएस के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को जनरल नॉलेज की भी पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा खुद, उसमें आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। इसलिए थोड़ा जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 67 में। क्वेश्चन में 67 में पूछा गया है बच्चों, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए, मधुबनी चित्र जो कि बिहार में फेमस है, चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो सोने चांदी को कभी घोल के कोई बना सकता है पेंट? ऐसा तो नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। मधुबनी पेंटिंग जो है वो किससे बनाया जाता है? तो पिसे हुए चावल के घोल नील से बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल के घोल नील, ध्यान रखिएगा, पिसे हुए चावल के घोल और नील के रंग के द्वारा इसे बनाए जाते हैं। किसे? तो मधुबनी पेंटिंग को। इसे ध्यान में रखिएगा। चावल के रंगीन घोल तो एकदम टिक कर देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में।
क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया बच्चों, डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो किस समस्या के साथ संबंधित है? इसको हम लोग बच्चों सीडीपी के सेट में भी पढ़े थे। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिसलेक्सिया में क्या हो जाएगा? बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने, बोलने। इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ने। पढ़ने का जो विकार होता है, मतलब जो बच्चा पढ़ नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास को और गतिविधियों को क्या उपलब्ध कराना चाहिए? अभ्यास और गतिविधि को क्या उपलब्ध कराना चाहिए? ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। जहां अंत रहेगा तो सबसे पहले काट देना है। कभी भी हम लोगों को बच्चा को कोई भी बुक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंत में तो कुछ देना ही नहीं है। अंत में देना है तो अभ्यास वाला देना है, बाकी बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक में भी क्वेश्चन को डालते जाना है। तो इसलिए खत्म, ये भी अंत वाला खत्म। पुस्तक में अलग अलग स्थान पर, स्थान तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। प्रकरणों में अंतर्निर्मित, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। वहां कोई प्राइज का थोड़ी ना बात दे रहा है, जो बच्चा को सम्मान देना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करने एवं सम्मान देना चाहिए। अब अभिभावक को सम्मान देके क्या करेंगे? हमको तो पढ़ाना है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है तो हम तो पढ़ाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर, अपने प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ गृह कार्य देकर हम थोड़ी ना उसका आकलन करेंगे कि कैसे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा है योगात्मक, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है आवधिक परीक्षण। परीक्षाएं तो काट देना, बच्चों का तो परीक्षा लेना ही नहीं है। परीक्षा शब्द आएगा तो ये नेगेटिव है, सबसे पहले इसको काट देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चों के जो डेली का दिनचर्या कर रहे हैं, उसको क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे काम कर रहे हैं, उसको सबको एक डायरी में नोट किया जाता है। टीचर जो है वो नोट करते हैं कि बच्चे जो है दिनचर्या मतलब दिन भर में क्या पढ़े हैं, कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उसको नोट किया जाता है, उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। एकदम सही, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर 3, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है बच्चों, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। ऐसा तो नहीं, आराम वाला शब्द तो काट देना, आराम थोड़ी ना करने जाते हैं शिक्षक। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। दिशा परिवर्तन तो ऐसा कुछ नहीं, दिशा तो बदलना ही नहीं है उसका, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में हमसे पूछा था, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि, लर्निंग के वृद्धि को बढ़ाने में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अधिकतम इंद्रियां जो हम लोग की 5 इंद्रियां हैं, नाक कान मुंह, ये सबका उसका उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है बच्चों, खाली स्थान के अलावा, मतलब इसको छोड़कर, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। खाली स्थान के अलावा कौन सी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं?
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन में है निर्देशित खोज, तीसरा ऑप्शन में है व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने, चौथा ऑप्शन में है समस्या समाधान। क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में? खाली स्थान के अलावा मतलब किसको छोड़कर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो समस्या अध्ययन, हाँ समस्या का समाधान तो खोजेंगे ही। समस्या समाधान हो सकता है निर्देशित खोज के द्वारा, हो सकता है सहयोगात्मक अधिगम मतलब सहयोग, मतलब 4 को 5 को ग्रुप बनाकर उससे हम लोग उससे लर्निंग कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन व्याख्याना द्वारा स्पष्ट करना, ये ऑप्शन एकदम गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन में 74 में पूछा गया है बच्चों, खाली स्थान के अलावा, फिर बोल रहा है ना, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अलावा मतलब बोल रहा है उसको छोड़कर, और बार बार आप लोग क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ते हैं तो नहीं वाला मतलब नहीं वाला शब्द तो देखते ही नहीं है और फिर गलत टिक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में 74 में दिया हुआ है बच्चों, खाली स्थान के अलावा मतलब उसे छोड़कर बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। किसको छोड़कर? बच्चों के विकास को आकार देने, बच्चों के विकास है उसको आकार देने में वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता, हाँ सही, विकास करना है तो शिक्षा की गुणवत्ता तो होना चाहिए। पौष्टिक की गुणवत्ता, पौष्टिक खाना भी ये सब होना चाहिए। शारीरिक गठन, अब कोई बच्चा की शारीरिक गठन ठीक से नहीं हुआ तो थोड़ी ना ऐसा कि उसके विकास में कोई बाधा होगा, इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति, हाँ संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों के विकास में संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन शारीरिक गठन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शारीरिक गठन ये नेगेटिव जैसा हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किसको छोड़कर बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है, मतलब शारीरिक गठन। कोई मान के चलिए कोई पैर से या फाहिज है या फिर पोलियो मारा हुआ है तो शारीरिक गठन से कोई मतलब ही नहीं है विकास को, वो ऐसा थोड़ी ना क्यों नहीं सीखेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 75 में। क्वेश्चन में 75 में पूछा गया है बच्चों, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य खाली स्थान को बढ़ावा देंगे। किसे बढ़ावा देंगे? पहला ऑप्शन में है शिक्षार्थी स्वायत्तता, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ व्यक्तिक विभिन्नता। इसमें बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन दे सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। दोस्तों, आप लोग अगर सीटेट के किसी भी प्रश्नों को, चाहे वो सीडीपी हो या फिर ईवीएस हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस हो, क्वेश्चन को आराम से अगर पढ़िएगा तो बहुत सारे नेगेटिव जो प्रश्न हैं, नेगेटिव जो ऑप्शन है वो खुद कट जाएंगे और सही टिक को आप लोग आराम से टिक करते हैं। इसलिए जब भी कभी सीडीपी हो या फिर ईवीएस हो, उसके ऑप्शन को बहुत अच्छा से पढ़िएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 76 में। क्वेश्चन में 76 में पूछा गया है बच्चों, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सबसे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऐसा थोड़ी ना कि विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अभिभावक को संतुष्ट करना, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए हम थोड़ी ना विज्ञान प्रदर्शनी करवाएंगे, नहीं हो सकता है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मतलब खोज का माध्यम उपलब्ध कराना, कि विभिन्न तरह के वस्तु खोजेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ये इसका हो सकता है सही आंसर। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 4, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है बच्चों, कांसा जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था।
कांसा, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, के विषय में जिसका उपयोग, कांसा का उपयोग जो है वो गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। सही क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कांसा, तांबा और तथा टीन का मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम मिश्र धातु है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ कांसा एक तत्व है। चौथा ऑप्शन में है कांसा, तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है। मतलब कांसा जो है वो किससे मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। कांसा जो है वो तांबा और टीन मिलाकर बनता है। तांबा और टीन को जब मिलाएंगे, मिश्र धातु करेंगे, तो क्या तैयार होगा? कांसा तैयार होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मान के चले बच्चों, कभी आप लोगों से पूछ ले कि पीतल किससे बनाया जाता है, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता को मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है। कांसा कभी नहीं बनता है। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल, और कांसा किससे बनता है? तो तांबा और टीन, तांबा टीन को मिलाकर कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है पीतल। इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमसे कांसा पूछा था। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में। दोस्तों, आप लोग ईवीएस की रिवीजन करने के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मिला जुला कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया बच्चों, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होती है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होती है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या अभिसारी चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, अभिसारी चिंतन। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पॉजिटिव शब्द है, ये पॉजिटिव शब्द है और ये नेगेटिव शब्द है। कभी भी अभिसारी चिंतन या फिर अभिसारी शब्द कुछ रहेगा तो उसको सबसे पहले हमको काट देना है। अभिसारी का मतलब होता है दोस्तों किसी एक चीज को खोजने के लिए बहुत तरह का दिमाग लगाना। मतलब एक चीज को खोजने के लिए बहुत तरह का अलग अलग दिमाग हम लोग लगाएंगे, उसको बोलेंगे अभिसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन मतलब होता है केवल एक तरह का दिमाग लगाना, केवल जो वस्तु दिया हुआ उसके बारे में फटाक से आंसर करो, उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज देता है उसको 10 तरह से हम लोगों को सोचना रहता है कि कैसे इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, उसे बोला जाता है अपसारी चिंतन। इसलिए सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। ये पॉजिटिव शब्द है, कभी भी अपसारी वाला शब्द रहेगा तो सबसे पहले उसको टिक कर देना है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया बच्चों, अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है? अल-बरूनी जो है कहां से आया था? उज्बेकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान देश से आया था। कहाँ आया था? तो भारत आया था। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 80 में। क्वेश्चन 80 में पूछा गया है बच्चों, नीचे नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नीचे किसी रेलवे ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया, कुछ अंश दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो हम लोग अच्छा से देखेंगे। इसको यहां दिया गया है और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपरोक्त, ऐसा देखिए तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सूरत है, बलसाड़ है, भिंडवनी रोड है और एगो मंडगांव है। पहुंचने का समय, प्रस्थान करने का समय, दूरी और दिन दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी, सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी, सूरत से मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय। हमसे बोल रहा है सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी निकालना है और उन दोनों को पहुंचने में लिया गया समय क्या होगा। देखिए तो सूरत कहाँ है? सूरत 1 नंबर पे है और मंडगांव जो है वो 4 नंबर पे है। उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? तो मंडगांव जो है वो कितना है? 1509 है और सूरत जो है वो कितना है? 530 है। दोनों को माइनस कर देना है, पता चल जाएगा दूरी। चलिए माइनस कर लेते हैं। 9 का 9, एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो 7 हासिल ले चुके हैं। यहाँ बचा 4,
4 में से 5 नहीं घटेगा तो कहाँ से लेंगे, तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, मतलब 979 ये दूरी हो जाए। देखिए तो ऑप्शन में है 979, तीसरा नंबर पे भी है, चौथा नंबर पे भी है। अब चलिए हम लोग समय को निकाल लेते हैं। समय कैसे निकालेंगे, तो हमको सूरत से लेकर मंडगांव जाना है, सूरत से मंडगांव। तो सूरत से प्रस्थान कब किया था, तो सूरत से प्रस्थान जो किया था बच्चों वो 16:20 पर प्रस्थान किया था, 16:20 पे। और पहुंचा कब था, पहुंचने का समय, प्रस्थान नहीं, सूरत से निकला और मंडगांव जाकर पहुंचा। मंडगांव कितना बजे पहुंचा था, तो 7:35 में पहुंचा था। तो चलिए कैसे निकालेंगे, कितना समय लगेगा, तो 16:20, तो 16 से लेकर टोटल 24 घंटा होता है। ट्रेन का जो टाइम होता है वो टोटल 24 घंटा होता है। तो 16:20 है, उसमें से उसको 24 तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, तो 16:20 से 17:20, 18:20, 19:20, 21:20, 22:20, 23:20 और 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो इधर 20 मिनट है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इधर बचा हम लोगों का 40 मिनट, क्योंकि 40 और 20 60 होता है, मतलब 17 घंटा हो गया। और फिर और जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोगों का हो जाएगा 16 से, मतलब 40 मिनट इधर जोड़िए तो हम लोगों का हो गया 17, 17 से लेकर 24 पहुंचे में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब हो गया 7 घंटा 40 मिनट इधर, और इधर कितना था 60 घंटा कितना मिनट 35 मिनट ये दिया हुआ था। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 का 5, 4 3 7 और 7 7 14, मतलब 14 घंटा 75 मिनट। तो 14 घंटा 75 मिनट तो कभी नहीं होता है, मतलब 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट जैसे ही होगा तो इधर एक जुट जाएगा, तो 14 है तो ये हो जाएगा 15, और 75 में से 60 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, मतलब 15 घंटा 15 मिनट। कहीं आंसर में है क्या, ऑप्शन नंबर 3, 979 किलोमीटर और 15 घंटा 15 मिनट। वैसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये एकदम जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, बस केवल जोड़ घटाव का काम है। ध्यान रखिएगा, ट्रेन का टाइम टेबल जो होता है वो 24 से देखना है, 24 घंटा होता है, 24 घंटा घर वाला टाइम नहीं, ट्रेन वाला टाइम 24 घंटा का टोटल होता है। आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 81 में। क्वेश्चन 81 में पूछा गया है बच्चों, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 2 से 3 जो है बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, उसको विशेष आवश्यकता चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। ये बच्चे जो हैं वो अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करती है, किसका अनुपालन करेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों हम लोगों का समवयस्क शिक्षण, प्रतिरूपक अधिगम, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षण। हम लोगों के क्या बोल रहा है बच्चों को, 3 या 2 तरह के बच्चे जो हैं वो स्पेशल बच्चे हैं, मतलब विकलांग बच्चे हैं, तो उसको सभी बच्चों के साथ मिला के पढ़ाना है, ऐसा उसको महसूस ही नहीं होना है कि हम लोग विकलांग हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, मतलब सभी को मिला जुला कर पढ़ाना है, समावेशी शिक्षा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 82 में। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिया गया है। बोल रहा है टीचर जो है वो घर्षण के बारे में पढ़ा रही थी और कुछ उदाहरण दी है, और हमको बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है वो सटीक है, मतलब घर्षण के बारे में सही बता रहा है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होते हैं। हमारे पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण, सही एकदम। हम लोग जब भी लिखते हैं तो पेन का जो नीब बोलते हैं उसको, और कागज के बीच घर्षण होता है तभी हम लोग लिख पाते हैं। ये तो घर्षण के बारे में सही है। दूसरा ऑप्शन में भी हुआ है, हम फर्श पर हमारे पैर के घर्षण के कारण चलते हैं। हम फर्श पर मतलब जमीन पर पैर में घर्षण होता है, इसी कारण चलते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग स्लिप करके गिर जाएंगे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौट आती है। ये तो गलत है। कैसे, क्योंकि ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लौट आती है, थोड़ी ना ऊपर फेंकेंगे तो घर्षण के कारण नीचे आएगी, नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, ये तो हो नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा
रोक सकते हैं। ये तो सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी था और ऑप्शन नंबर डी था। देखिए तो ए बी डी कहाँ लिखा हुआ है? तो ए बी डी, दूसरा नंबर में ए बी डी, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है बच्चों, एक पश्मीना शॉल लगभग खालिस्तान साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। पश्मीना शॉल जो है बहुत अच्छी होती है, वो क्या होती है? बहुत गर्मी करती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक पश्मीना शॉल लगभग खालिस्तान साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनते हेतु खालिस्तान घंटे का समय लगता है। तो हमसे बोल रहा है कि एक पश्मीना शॉल जो है वो कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्म करती है? तो 6 होगा। ऑप्शन देखिए तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। और बोल रहा है एक साधारण पश्मीना शॉल को बिनने में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है 250। याद रखिएगा, एक पश्मीना शॉल को बिनने में टोटल कितना घंटा लगता है? 250। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे ध्यान में रखना है। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म करती है और उसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 84 में पूछा गया बच्चों, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सिखाने के किस आयाम की ओर अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सिखाना, प्रतियोगिता शब्द नेगेटिव सबसे पहले काट देना है, बच्चों के साथ प्रतियोगिता कभी नहीं करना है। दूसरा लिखा हुआ है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना, ये हो सकता है। मनोरंजन द्वारा सिखाना, मनोरंजन तो करवा रही है मैडम, ये तो होगा नहीं। भाषा निर्देशित सिखाना, ये हो सकता है, लेकिन इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 85 में। क्वेश्चन 85 में पूछा गया बच्चों, नेपथिन्स जिसे बोलते हैं घटपर्णी। नेपथिन्स एक पौधा है, एक प्रकार का पौधा है जिसे बोलते हैं परजीवी पौधा, दूसरे जीव को मारकर खाते हैं। नेपथिन्स एक पौधा है जिसे घटपर्णी भी बोला जाता है, जो मेढक को, कीड़े मकोड़े को, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा लेती है। हमारे देश में नेपथिन्स यह पौधा कहाँ पाया जाता है? यह पौधा है जो कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, मेघालय में। अगर मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कहाँ पाया जाता है यह पौधा, तो विश्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। और ये क्यों फंसाती है जानवरों को? तो ये इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करती है? मेढक को, कीड़े मकोड़े को, चूहे सबको फंसाती है। कैसे फंसाती है? तो इसके एक विशेष गंध होता है जिसको सूंघ कर कीटाणु जो है या फिर मेढक ये सब है जो अब उसके पास आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये विशेष गंध छोड़ती है। यह विश्व में ऑस्ट्रेलिया और मेघालय इंडोनेशिया में पाई जाती है। मेघालय जो है वो भारत के अंदर आ जाएगा और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करती है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन 86 में पूछा गया बच्चों, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। क्या है? ग्रीस, पेट्रोलियम, पैरासिन मोम और कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोयला जो है बाकी से अलग होता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 87 में। क्वेश्चन 87 में पूछा गया बच्चों, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन, शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। बहुत सारे किसान जो है वो मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सही समय क्या है? इसको केवल ध्यान में रखना है। मधुमक्खी पालन करने का सही समय जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, इसे ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 88 में। क्वेश्चन 88 में पूछा गया बच्चों, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या हो जाएगी? तो मृदा बंजर हो जाएगी और उसका उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, गलत। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, गलत। उर्वरक उपजाऊ बन जाती, गलत। बंजर हो जाती, एकदम सही। कभी भी एक ही तरह के फसल बार बार एक ही खेत में उगाएंगे तो वह भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, इसलिए इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन 89 में दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख में किस तरह के मकान होते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है
पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ऐसा तो नहीं है, वहां पर लकड़ी की ढालू छत नहीं होती कभी। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। हाँ, ये है, लद्दाख और लेह में कभी भी मकान बनाए जाते हैं तो निचली मंजिल, ऊपर मंजिल नहीं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। अगर पूछ लिया जाए खिड़की क्यों नहीं होती है, तो ठंड के दिनों में एक भी हवा अंदर नहीं प्रवेश करे, इसलिए वहां निचले मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं बनाई जाती है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पत्थर, मिट्टी और चूने से बने दीवारें, ये है लकड़ी के फर्श, एकदम सही। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। देखिए तो ऑप्शन कहां पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी डी। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि 90 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है तरुण भारत संघ? स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने में, पुराने झीलों पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा। तरुण भारत संघ जो है वो किस लिए फेमस है, तो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। इसे ध्यान में रखना है, तरुण भारत पुरानी झीलें निर्मित करने में। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मतलब 61 से लेकर 90 क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो कि ईवीएस में पूछे जाते हैं। इसके अगले सेट 4 के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसकी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और एक भी सेट आप लोगों के मिस ना हो। धन्यवाद।